कांट के दर्शन में हमने देखा कि कांट किस प्रकार से देश और काल के स्वरूप के बारे में विचार करते हैं, और अब हम देश और काल की तात्विक व्याख्या को करने का प्रयास करेंगे। हम देखते हैं कि देश और काल जो है उसकी तात्विक व्याख्या करने के प्रयास में कांट कहते हैं कि देश और काल को अनुभव पूर्व या प्रागनुभविक मानना चाहिए और इन्हें प्रत्यक्ष भी सिद्ध करने का वो प्रयास करते हैं। अतः देश और काल की तात्विक व्याख्या से कांट दो निष्कर्ष निकालते हैं। देश और काल अनुभव पूर्व हैं और देश और काल प्रत्यक्ष हैं, प्रत्यय नहीं। इन दोनों पर अलग अलग विचार करेंगे हम, और देश और काल को अनुभव पूर्व या प्रागनुभविक हैं इसके हम कुछ कारण, कुछ बातों के द्वारा इसको सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। देश और काल अनुभव पूर्व हैं, जैसे हम जो कुछ घटनाएं हैं, कुछ धारणाएं हैं, हम यहाँ वहाँ समीप दूर आदि धारणाओं से देश का अनुमान करते हैं। कोई स्थान किसी की अपेक्षा निकट है तो कोई दूर है। इस निकट और दूर होने से पता चलता है कि देश की सत्ता है। इस प्रकार निकट या दूरी के अनुभव से देश का अनुमान होता है। इसी प्रकार साधारणतः हम दो घटनाओं में पूर्वापर क्रम से काल का अनुमान करते हैं। अमुक घटना पहले घटी और अमुक घटना बाद में। इस पहले और बाद से काल का अनुमान होता है। इस प्रकार देश और काल का पता निकट और दूर, पूर्व और पश्चात से लगता है। इस साधारण अनुभव को ही ध्यान में रखकर बुद्धिवादी दार्शनिक लाइबनिट्ज का कहना है कि देश और काल के अस्तित्व का आधार हमारा अनुभव है। इसके बिल्कुल विपरीत कांट सिद्ध करते हैं कि हमारा अनुभव ही देश और काल के कारण संपन्न हो पाता है। यदि देश और काल की सत्ता पहले से विद्यमान न हो तो हम निकट और दूर, पूर्व और पश्चात का अनुभव नहीं कर पाएंगे। यदि मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति को देश और काल का ज्ञान नहीं है, तो क्या वह निकट, दूर, पूर्व, पश्चात के पहले है इसे समझ पाएगा? निकट, दूर, पूर्व, पश्चात तो हमारे अनुभव हैं। इन अनुभवों की पूर्व देश और काल की सत्ता निश्चित है। यदि इनकी सत्ता पहले से है तो इन्हें निश्चित रूप से अनुभव पूर्व या प्रागनुभविक स्वीकार करना होगा। यदि ये अनुभव पूर्व नहीं तो निकट, दूर, पूर्व, पश्चात आदि अनुभव निरर्थक होंगे। अतः इन्हें सार्थक स्वीकार करने के लिए देश काल को अनुभव पूर्व या प्रागनुभविक स्वीकार करना होगा। इन्हें अनुभव पूर्व मानकर ही कांट बतलाते हैं कि हमें संवेदनाओं को इन्हीं के माध्यम से ग्रहण करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सभी बाह्य संवेदनाओं पर आंतरिक देश और काल का आवरण या रंग चढ़ा रहता है। सभी संवेदनाओं को अपने रंग में रंगने वाला तो संवेदनाओं से पहले अवश्य होगा, अन्यथा वह संवेदनाओं को रंगीन नहीं बना सकता। देश और काल अनुभव से नहीं उत्पन्न होते, अतः इन्हें अनुभवजन्य नहीं स्वीकार किया जा सकता। यदि देश अनुभवजन्य होता तो हम देश के अभाव की कल्पना कर सकते थे, परंतु हम सभी देशगत वस्तुओं के अभाव की कल्पना कर सकते हैं, पर स्वयं देश के अभाव की कल्पना नहीं कर सकते। इसी प्रकार सभी कालगत वस्तुओं के अभाव की कल्पना कर सकते हैं, परंतु स्वयं काल के अभाव की कल्पना किसी देश या काल में संभव नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि देश और काल को हम अनुभव से नहीं प्राप्त कर सकते। यदि देश अनुभवजन्य होता तो सभी देशगत वस्तुओं के अभाव के समान इसका भी अभाव संभव था। इसी प्रकार यदि काल अनुभवजन्य होता तो सभी कालगत वस्तुओं के अभाव के समान इसका भी अभाव हो जाता। इससे सिद्ध होता है कि देश और काल अनुभवजन्य नहीं। दूसरी बात यह है कि किसी भी वस्तु की उपलब्धि हमें देश और काल के माध्यम से ही होती है, परंतु देश और काल की उपलब्धि हमें वस्तुओं के बिना भी हो सकती है। इससे स्पष्ट है कि देश और काल की सत्ता अनुभव पूर्व या प्रागनुभविक है।
पुनः कांट कहते हैं कि देश और काल को प्रत्यय रूप न मानकर प्रत्यक्ष रूप मानते हैं। देश और काल को प्रत्यक्ष रूप सिद्ध करने के लिए कांट प्रमाण देते हैं कि देश और काल प्रत्यय रूप नहीं, प्रत्यय तो सामान्य या जाति रूप है जो विभिन्न विशेषों या व्यक्तियों में पाए जाते हैं। इन सामान्यों या जातिगत प्रत्ययों का हमें प्रत्यक्ष नहीं होता। हम किसी विशेष पुस्तक का प्रत्यक्ष कर सकते हैं, परंतु पुस्तक सामान्य या पुस्तक जाति का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। इसका कारण यह है कि पुस्तक विशेष तो एक वस्तु है, परंतु पुस्तक सामान्य तो केवल विचार या धारणा है। प्रत्यक्ष हमें व्यक्ति का होता है, विचार या धारणा का नहीं। यदि तथ्य को ध्यान में रखकर कांट का कहना है कि देश और काल प्रत्यय रूप नहीं, इसका कारण है कि इनका प्रत्यक्ष होता है। देश एक है और विभिन्न देश तो एक ही देश के विभाग या खंड है। इसी प्रकार काल एक है और इसके विभिन्न विभाग केवल एक ही काल के खंड हैं, जैसे वर्ष, माह, सप्ताह, दिन आदि। देश और काल के एक होने से कांट इन्हें विशेष रूप मानते हैं। विशेष रूप या व्यक्ति रूप होने से इनका प्रत्यक्ष संभव है, अतः कांट इन्हें प्रत्यय रूप न मानकर प्रत्यक्ष मानते हैं। देश और काल को साधारण दृष्टि से हम अनेक समझते हैं, परंतु वस्तुतः देश और काल एक है। देश और काल अनंत या असीम माने जाते हैं। अनंत या असीम को तो एक या अद्वैत रूप ही स्वीकार करना होगा। यदि इन्हें एक से अधिक मान लेंगे तो इनकी अनंतता समाप्त हो जाएगी। अतः निष्कर्ष निकलता है कि देश और काल अनंत है, अतः एक है। पुनः एक है, अतः प्रत्यक्ष रूप है, प्रत्यय रूप नहीं है।